एमनियोटिक द्रव आपके बच्चे का सुरक्षा कवच। जानिए पूरे गर्भावस्था के दौरान इसका महत्व। एमनियोटिक द्रव एक स्पष्ट पीला तरल पदार्थ है जो गर्भाशय यूटरस के अंदर भ्रूण फीटस को घेरता है। ये द्रव एमनियोटिक थैली एमनियोटिक सैक में पाया जाता है जो गर्भाशय के अंदर स्थित होती है। गर्भावस्था के दौरान ये द्रव भ्रूण के लिए एक सुरक्षात्मक और पोषण युक्त वातावरण प्रदान करता है। ये द्रव गर्भावस्था के लगभग दूसरे हफ्ते में बनना शुरू होता है और जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती है इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य स्रोत मात्र रक्त प्लाज्मा होता है, लेकिन गर्भावस्था के दूसरे त्रैमास के बाद इसमें भ्रूण के मूत्र का भी योगदान होता है। जानिए कैसे एमनियोटिक द्रव भ्रूण की रक्षा करता है। 1. भौतिक सुरक्षा। कुशन प्रभाव। एमनियोटिक द्रव एक कुशन की तरह काम करता है जो किसी भी बाहरी झटके, दबाव या चोट से भ्रूण की रक्षा करता है। तापमान नियंत्रण। ये द्रव गर्भाशय के अंदर एक स्थिर तापमान बनाए रखता है जिससे भ्रूण को एक समान तापमान में रहने में मदद मिलती है। 2. संक्रमण से सुरक्षा। एंटीबायोटिक गुण। एमनियोटिक द्रव में संक्रमण रोधी गुण होते हैं जो संभावित संक्रमणों से भ्रूण की रक्षा करते हैं। एमनियोटिक थैली। ये थैली एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करती है जो बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक एजेंटों को भ्रूण तक पहुंचने से रोकती है। 3. भ्रूण विकास के लिए फ्री मूवमेंट। एमनियोटिक द्रव भ्रूण को गर्भाशय के अंदर स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने की अनुमति देता है जिससे मांसपेशियों और हड्डियों का स्वस्थ विकास होता है। फेफड़ों का विकास। भ्रूण इस द्रव को निगलता है और इसे वापस गर्भाशय में उत्सर्जित करता है जो फेफड़ों के विकास और परिपक्वता में मदद करता है। 4. पोषण और अपशिष्ट निष्कासन। पोषक तत्वों की आपूर्ति। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है। अपशिष्ट निष्कासन। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिन एमनियोटिक द्रव में निष्कासित होते हैं जिससे भ्रूण के आसपास का वातावरण साफ और स्वस्थ रहता है। 5. कॉर्ड नाल की सुरक्षा। एमनियोटिक द्रव नाल अम्बिलिकल कॉर्ड को घेरता है और उसे संकुचित होने से बचाता है जिससे भ्रूण को निरंतर रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन मिलता रहता है। 6. अंतर्गर्भाशयी दबाव बनाए रखना। एमनियोटिक फ्लूइड गर्भाशय के अंदर उचित दबाव इंट्रायूटेराइन प्रेशर बनाए रखता है जो गर्भाशय के आकार और संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा गर्भावस्था के दौरान बदलती रहती है और इसकी निगरानी करना मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। पहली तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरी तिमाही में लगभग 20 सप्ताह पर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लगभग 350 मिलीलीटर हो जाती है। तीसरी तिमाही में गर्भावस्था के 34 से 36 सप्ताह तक इसकी मात्रा लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर तक हो जाती है। 38 सप्ताह के बाद यह मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। असामान्यताएं। ओलिगोहाइड्रामनियोस कम मात्रा। ये स्थिति तब होती है जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से कम होती है। इसके कारणों में प्लेसेंटल समस्याएं, शिशु के मूत्र उत्पादन में कमी या एमनियोटिक थैली में रिसाव शामिल हो सकते हैं। इसका परिणाम शिशु के विकास में रुकावट, जन्मजात विकृतियां या प्रसव के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। पॉलीहाइड्रामनियोस अधिक मात्रा। ये स्थिति तब होती है जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक होती है। इसके कारणों में मधुमेह, शिशु में कुछ जन्मजात विकृतियां या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इसका परिणाम प्रीटर्म लेबर, प्लेसेंटल एब्रप्शन या प्रसव के दौरान अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की गुणवत्ता की निगरानी। 1. एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा मापी जाती है। सामान्य AFI 8 से 18 सेंटीमीटर के बीच होता है। 2. डीपेस्ट पॉकेट मेजरमेंट। गर्भाशय के सबसे गहरे हिस्से में एमनियोटिक फ्लूइड की गहराई मापी जाती है। सामान्य रूप से ये 2 से 8 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। ऐसी गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।